हेलो एवरीवन, आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ एमसीएस। 20 केस हमने डिस्कस कर लिया। आज शुरू करते हैं 21st केस, जो कि है आरओसी वर्सेस अयोली अब्दुल्ला। इस केस में क्या डिस्कस हुआ ये देखते हैं। इस केस में डिसाइड तो ये हुआ कि एनसीएलटी हैज नो पावर टू वेव ऑफ एडिशनल फीस या फाइलिंग फीस। इस केस को अगर आप आईसीएसआई के मॉड्यूल से पढ़ोगे तो फैक्ट्स ऑफ द केस में आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पूरे फैक्ट्स दे ही नहीं रखे। अगर आपको पूरे फैक्ट्स नहीं समझने तो आप आईसीएसआई के मॉड्यूल से देख लो। एक ये लाइन है, इसको रट लो। अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन इसके बेसिस पे आ जाए तो लिख देना, एक केस का रेफरेंस दे देना। बट मैं क्या करता हूं, मैं पूरे केस की इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं। पूरे केस का जो जजमेंट होता है, जो कोर्ट ने पास किया होता है, 10-12 पेज का, 15 पेज का, 20 पेज का, वो सारा पूरा मैं पढ़ता हूं। उसके बाद मैं आपको केस करवाता हूं। तो पूरे फैक्ट्स ऑफ द केस देखते हैं क्या थे और डिस्कस क्या हुआ वो देखते हैं। उसके बाद ये जजमेंट कैसे आई वो देखते हैं। आरओसी ने क्या किया, एक कंपनी थी, उसका नाम था मीजान रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि इस कंपनी में ना मैनेजमेंट डिस्प्यूट चल रहा था। अब मैनेजमेंट डिस्प्यूट क्या होता है ब्रीफ में समझ लो। मैनेजमेंट डिस्प्यूट कंपनी में क्या होते हैं, एक तो होते हैं हमारे फाउंडर्स, जिनको हम प्रमोटर्स भी बोल देते हैं। एक होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स। कंपनी क्या करती है, फंडिंग उठाती है इन्वेस्टर से एक स्टेज के बाद। अब फाउंडर्स या प्रमोटर्स भी क्या होते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड में होते हैं। और इन्वेस्टर्स भी कहते हैं कि हमें भी बोर्ड में शामिल कर लो। देखो, मैनेजमेंट डिस्प्यूट तो बहुत वाइड टर्म है। डिस्प्यूट किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है मैनेजमेंट में। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि मैनेजमेंट डिस्प्यूट होता कैसा है। डायरेक्टर कुछ कह रहा है या प्रमोटर कुछ कह रहा है और इन्वेस्टर कुछ कह रहा है। डायरेक्टर कह रहा है टेक्नोलॉजी ए यूज करो, ये कह रहा है टेक्नोलॉजी बी यूज करो। ये कह रहा है कि हमारा जो बजट है ना, ये मार्केटिंग में जाना चाहिए। ये कह रहा है हमारा बजट आर&डी में जाना चाहिए। तो डिस्प्यूट हो जाते हैं। ये कुछ कह रहा है तो ये कुछ कह रहा है। तो मैनेजमेंट में डेडलॉक भी हो जाता है कई बार कि कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। डिस्प्यूट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। डिस्प्यूट एंड कैन बी ऑफ एन नंबर ऑफ डिस्प्यूट कैन बी ऑन एन नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत सी चीजों पर डिस्प्यूट हो सकता है। अगर मैनेजमेंट डिस्प्यूट हो गया तो कंपनी में कोई काम नहीं करता। या तो क्या होता है ना, अगर मैनेजमेंट डिस्प्यूट हो गया तो दो साइड हो जाती है, साइड ए साइड बी। दो बंदे हैं, एक बंदा कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ए पे रखते हैं अपना, हमारा सारा जो सिस्टम्स है टेक्नोलॉजी ए पे रखते हैं। ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी बी पे रखते हैं। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइड ए लेंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइड बी लेंगे। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइड बी ली तो साइड ए मतलब इस बंदे को हम, एक डायरेक्टर होगा, इसको हम निकाल ही देंगे। तो बेसिकली ऐसे होते हैं मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स। मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स मैंने बताया बहुत तरीके के हो सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल था मैनेजमेंट डिस्प्यूट का। कंपनी में क्या चल रहा था, मैनेजमेंट डिस्प्यूट चल रहा था। और ये मैनेजमेंट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने का एनसीएलटी गए। अब इनका मैनेजमेंट डिस्प्यूट चल रहा था 2011 में। ठीक है, 2011 में इनका सिंस 2011 मैनेजमेंट डिस्प्यूट चल रहा था। एनसीएलटी का ऑर्डर आया 2017 में। 7 अगस्त 2017 को क्या आया, एनसीएलटी का ऑर्डर आया। अब इसके बीच में क्या हुआ, जब मैनेजमेंट डिस्प्यूट होता ना तो कंपनी फाइलिंग तो करती नहीं। जब डायरेक्टर्स ही नहीं है, कंपनी में कोई काम ही नहीं हो रहा, तो कंपनी फाइलिंग भी नहीं करती। तो आरओसी ने क्या किया, इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट कंपनी इज नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न या बैलेंस शीट। काफी साल से क्या कर रहे थे, एनुअल रिटर्न या बैलेंस शीट फाइल नहीं कर रहे। तो आरओसी ने कहा कि तुम कोई काम भी नहीं कर रहे, बिजनेस भी नहीं कर रहे। तो आरओसी ने क्या कर दिया, इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। इस पीरियड के बीच में
एनसीएलटी का जब ऑर्डर आया ना, तो एनसीएलटी के ऑर्डर ने क्या बोला, एनसीएलटी के ऑर्डर ने कुछ चीजें बोली। एनसीएलटी का ऑर्डर सबसे पहला बोलता है कि ये जो मिस्टर एओली है ना, मिस्टर एओली, इनको रीइंस्टेट कर दो एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी। इस कंपनी का क्या कर दो, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको रीइंस्टेट कर दो। डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाया होगा, उसके बाद ऑर्डर दिया मिस्टर एओली को रीइंस्टेट कर दो एज एमडी। दूसरा एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया कि कंपनी का नाम रिस्टोर कर दो, रिस्टोर नेम ऑफ कंपनी। ये एनसीएलटी ने किसको बोला, आरओसी को। तीसरा एनसीएलटी ने क्या बोला, ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड आफ्टर 27 अप्रैल 2011 के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए ना, वो नल एंड वॉइड है। आप क्या करो, फ्रेश डॉक्यूमेंट फिर से फाइल करो, फाइल डॉक्यूमेंट्स अगेन। और इसमें क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, आपकी वेव ऑफ कर रहे हैं, हम आपकी वेव ऑफ कर रहे हैं एडिशनल फीस। जो भी आपके ऊपर एडिशनल फीस लगेगी 2011 से 2017 तक, वो हम क्या कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं। अब ये जो ऑल डॉक्यूमेंट्स मैं बोल रहा हूं ना, इसमें इंक्लूडेड क्या है, इंक्लूड्स बैलेंस शीट, एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2003, 2004 से 2010, 2011। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है, बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2003 से 2004 से लेके 2003, 2004 से लेके 2010-11 तक सारी क्या है, एनुअल रिटर्न्स इंक्लूडेड है। अब ये इंक्लूडेड क्यों है, क्योंकि जैसे पिछले साल 2021 में क्या आया था, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन की है। क्या था कि जो डिफॉल्टिंग कंपनीज है वो क्या कर सकती है, बिना एडिशनल फीस के फॉर्म फाइल कर सकती है, उन पर कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी और एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे आई थी स्कीम। अब ऐसी स्कीम्स ना आती रहती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स में भी आ जाती है, जीएसटी में आ जाती है, कई लॉज में ऐसी स्कीम्स आती रहती है, सरकार ऐसी स्कीम निकालती रहती है। एक ऐसी स्कीम कब आई थी, 2011 में आई थी, कंपनी लॉ सेटलमेंट स्कीम। कंपनी लॉ सेटलमेंट स्कीम क्या कहती थी कि जो डिफॉल्टिंग कंपनीज है ना, वो पे कर दो 25% ऑफ एडिशनल फीस। जितनी भी आपके ऊपर एडिशनल फीस लग रही है ना, उसका 25% दे दो बस, और अपना फॉर्म फाइल कर लो, अपना डिफॉल्ट को ठीक कर लो, रेक्टिफाई कर लो। तो इन्होंने इन सारे ईयर्स की क्या करी, एज पर CLSS फाइल कर दी, क्या करते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, अपना 25% एडिशनल फीस दी होगी और फाइल कर दिए इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स। ये जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए, ऐसा कोई फैक्ट्स आपको ICSE मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या हुआ, आरओसी कहता, देखो सर मेरे को सर दिक्कत इस बात से नहीं है कि कंपनी का नाम रिस्टोर कर दूं, मैं यहाँ पे कंपनी का नाम रिस्टोर कर दूं, मेरे को उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, नाम मैं रिस्टोर कर देता हूं। पर आप ये बताओ दैट हाउ यू हैव वेव्ड ऑफ द एडिशनल फीस। आपके पास कोई पावर है वेव ऑफ करने की एडिशनल फीस? आरओसी कहां चला गया, NCLAT में चला गया, आरओसी NCLAT में चला गया, अपील कर दी इस ऑर्डर के खिलाफ। आरओसी कहता मेरे को नाम रिस्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन रिस्टोरिंग द नेम ऑफ कंपनी, आई हैव ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग वेवल ऑफ या फिर वेवर ऑफ एडिशनल फीस दैट हैज बीन पास्ड बाय NCLT। तो NCLT के पास चला गया ये मैटर कि जो NCLT ने ये जो वेव ऑफ का दिया है ऑर्डर, ये गलत है, इसको रिवर्स करो। NCLT बोलता कि ठीक है, आरओसी की बात ठीक है, ये नहीं कर सकते फाइल, ये नहीं कर सकते, ऐसा ऑर्डर नहीं आ सकता कि जिससे वेव ऑफ हो जाए एडिशनल फीस।
ऐसा ऑर्डर एनसीएलटी नहीं दे सकता। जितनी भी आपकी एडिशनल फीस बनती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। सेक्शन 403 क्या बोलता है कि अगर आपने टाइमली फॉर्म फाइल नहीं किया, if the company has not filed the form within prescribed time, then company shall file form with additional fees। आपको क्या पे करनी पड़ेगी? एडिशनल फीस। रूल 87, इसके साथ हम क्या अटैच कर रहे हैं? रूल 87A4। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू आरओसी, या फिर इसको लीगल कॉस्ट भी बोल सकते हो, जो भी आरओसी की कॉस्ट लगी है उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। और कंपनीज एक्ट 2013 या रूल्स में कहीं भी एनसीएलटी के पास पावर नहीं है इस एडिशनल फीस को वेव ऑफ करने की। तो फाइनल डिसीजन एनसीएलटी का क्या था? एनसीएलटी हैज नो पावर टू वेव द फाइलिंग फीस एंड एडिशनल फीस। ये बात इस केस में डिस्कस हुई। यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो, एक तो एडिशनल फीस इसको इतने साल की देनी ही पड़ रही थी भाई, इतने सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी जाके 2017 में इसका ऑर्डर आया, तो 2017 तक तो एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आरओसी ने अपील कर दी। आरओसी ने क्या कर दी? अपील कर दी। अब जितना टाइम इसको लगा था ना अपील को डिसमिस होने में, इतने में इनकी 3,30,000 अप्रोक्सीमेटली 3,30,000 की एडिशनल फीस और बन गई थी। कंपनी को ये झटका तो लेना ही पड़ा, इतना लंबा एक एडिशनल फीस 3,30,000 की इस अपील के केस में और लग गई थी। नेक्स्ट केस आता है हमारा केस नंबर 22। केस नंबर 22 है आरडी रीजनल डायरेक्टर साउदर्न रीजन एंड अदर्स वर्सेस रियल इमेज एलएलपी एंड अदर्स। इस केस में डिस्कस क्या हुआ? इस केस में क्वेश्चन क्या उठा कि वेदर कंपनी एंड एलएलबी, कंपनी और एलएलबी का क्या मर्जर हो सकता है। इस केस में मर्जर हुआ था किसका? रियल इमेज एलएलपी एंड क्यूब सिनेमा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। एक एलएलपी है और एक कंपनी है। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 230-232 डील करता है मर्जर अमलगमेशन से, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मर्जर अमलगमेशन। सेक्शन 230-232 आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको मर्जर अमलगमेशन करना है। तो सेक्शन 230-232 में एलएलपी और कंपनी का मर्जर के बारे में कोई बात नहीं लिखी। इस एलएलपी और कंपनी ने क्या लगाई? एक मर्जर की स्कीम लगाई। किसको? स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन, एनसीएलटी को। एनसीएलटी ने क्या किया? ये मर्जर सैंक्शन कर दिया और बोला कि ऑल स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आर मेट या फिर आर कंप्लाइड। सारे कंप्लायंसेस इन्होंने कर दिए हैं और मर्जर को क्या कर दिया? सैंक्शन कर दिया, मर्जर को अप्रूव कर दिया। आरडी ने इस बात से आपत्ति जलाई। आरडी और एमसीए ने, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने और आरडी ने इस बात पे आपत्ति जताई कि ये जो आपने मर्जर किया है ये गलत है। एनसीएलटी कहता है कि ये जो मैंने मर्जर किया है ये ठीक है और मैं इसकी जस्टिफिकेशन दे सकता हूं कि मैंने ये मर्जर क्यों किया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एनसीएलटी ने क्या जस्टिफिकेशन दी इस मर्जर को सैंक्शन, इस मर्जर को अप्रूव करने की। एनसीएलटी बोलता सेक्शन 234 बात करता है मर्जर किसका? फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंपनी एंड कंपनी। इस कंपनी का मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के मर्जर के बारे में क्या बात करता है? सेक्शन 234 बात करता है। एनसीएलटी को बोला तो भाई कंपनीज के बारे में बात करता है ना, एलएलपी के बारे में तो बात नहीं करता। तो तूने एलएलपी का कैसे कर दिया? यहाँ पे भी तो कंपनी लिखा हुआ है। बोलता रुको यार जरा सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, बुरी बात सुनो। एनसीएलटी कहते हैं सेक्शन 234 सेक्शन 234 सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसा लिखा है जिसको मैंने पढ़ के इस मर्जर को अप्रूव कर दिया। बोले क्या लिखा है बताओ? इसमें क्या है? फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है। फॉरेन कंपनी बता रखा है कि यहां पे फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है।
फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा रहा है, फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ये वर्ड बड़ा जरूरी है यहाँ पे, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेदर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेदर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट, वेदर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 234 सबसेक्शन 2 में क्या दे रखा है कि फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, अगर हम प्लेन रीडिंग करें, ऑन प्लेन रीडिंग हमें क्या समझ आता है कि भाई एलएलपी भी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। प्लेन रीडिंग से समझ आ जाता है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एलएलपी। ठीक है, तो इसका मतलब सो मर्जर विद फॉरेन एलएलपी इज अलाउड एज पर सेक्शन 234 सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर हम इसको इकट्ठा करके मर्ज करके पढ़ें तो क्या निकल के आता है कि फॉरेन एलएलपी और कंपनी का मर्जर अलाउड है। तो बोला गया यार फॉरेन कंपनी क्या लगा रखा है तुमने, यहाँ पे बात हो रही है इंडियन एलएलपी और इंडियन कंपनी की, तुम फॉरेन कंपनी बोल रहे हो। एनसीएलटी कहता है यार तुम जल्दी बहुत करते, तुम बुरी बात नहीं सुनते, पूरा केस तो सुन लो, मेरी पूरी जस्टिफिकेशन तो सुन लो, उसके बाद बात करेंगे कि ये अलाउड है कि नहीं। ये कहता अंडर सेक्शन 234 ये चीज तो अलाउड है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया। इसके बाद एनसीएलटी कहता सेक्शन 394 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 भी कुछ बोलता था। क्या बोलता था? वो ये बोलता था आज के टाइम पे सेक्शन 232 है, ये मर्जर के बारे में बात करता है। आज के टाइम पे सेक्शन 232 है, उस टाइम पे सेक्शन 394 सबसेक्शन 4 बी क्या बोलता था ये देखते हैं। इसमें लिखा था कि ट्रांसफरर कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट whether company under Companies Act 1956 or not। कंपनीज एक्ट 1956 क्या बोलता था? ट्रांसफरर कंपनी, ये होगी ट्रांसफरर कंपनी 2, इसके बाद क्या है? ट्रांसफरी कंपनी। इन दोनों का मर्जर हो रहा है और रिजल्टिंग कंपनी क्या है? ये ट्रांसफरी कंपनी है, या फिर मर्जर हो रहा है, मर्जर होके कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज कहाँ जा रहे हैं? ट्रांसफरी कंपनी के पास जा रहे हैं। ये कौन है? ट्रांसफरी कंपनी, ये कौन है? ट्रांसफरर कंपनी। तो हमारे केस में क्या है? एलएलपी ट्रांसफरर हो गया और मर्जर में क्या हो रहा है? उसके एसेट्स और लायबिलिटीज कंपनी के पास जा रही हैं। तो इसने क्या बोला था? ट्रांसफरर कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। तो अभी बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में क्या बताया? बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी आती है। तो इन दो चीजों का जस्टिफिकेशन देके एनसीएलटी ने ये बोला कि एज पर कंबाइंड रीडिंग ये जो दैट दिस मर्जर इज अलाउड। एज पर कंबाइंड रीडिंग वी कैन कंक्लूड दैट मर्जर ऑफ कंपनी एंड एलएलपी आर अलाउड। इसके साथ एनसीएलटी ने एक चीज और बोली। एनसीएलटी ने बोला एक तो सबसे पहले सेक्शन 234, दूसरा सेक्शन 394 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी, तीसरा एनसीएलटी ने बोला कि वी आर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कैसस ओमिसस। वी आर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कैसस ओमिसस। ये कैसस ओमिसस क्या बात करता है? ये बात करता है ओमिशन इन लॉ। अगर लॉ ने कुछ नहीं लिखा देन
प्रिंसिपल ऑफ कैसस एंड ओमिसेस इज अप्लाइड। ओमिशन ऑफ लॉ, अगर लॉ में कुछ नहीं लिखा तो दैट थिंग इज गवर्न्ड बाय कॉमन लॉ। एनसीएलटी बोलता है अगर आप फॉरेन एलएलपी एंड कंपनी का मर्जर तो अलाउ कर रहे हो एज पर कंपनी एक्ट 2013, आप फॉरेन एलएलपी और कंपनी का मर्जर तो अलाउड कर रहे हो एज पर सेक्शन 234, और इंडियन एलएलपी एंड इंडियन कंपनी का मर्जर अलाउड नहीं कर रहे। ये बात हमें समझ नहीं आ रही। एक चीज सेक्शन 234 में बताया, दूसरा सेक्शन 394, तीसरा इसने प्रिंसिपल ऑफ कैसस ओमिसस लगा के जजमेंट दी। इसके साथ एनसीएलटी ने चौथी बात एक और बोली कि कंपनी एक्ट 2013 आया था, आप इंडिया में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। आपके कंपनीज एक्ट 2013 का जो पर्पस है वो है टू क्रिएट डिजायरेबल बिजनेस एनवायरमेंट। डिजायरेबल बिजनेस एनवायरमेंट आपको क्रिएट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। कंपनी एक्ट 2013 के आने का इंटेंशन ही ये था। तो हम इस इंटेंशन को लेके भी चलें तो इंडियन एलएलपी और इंडियन कंपनी का मर्जर अलाउड होना चाहिए अगर फॉरेन एलएलपी और इंडियन कंपनी का मर्जर अलाउड है। सिंपल सी बात है। आरडी और एमसीए इस बात से कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, उनका इस बात से कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू था। वो कहते नहीं है, अलाउड नहीं है। कंपनीज एक्ट में कुछ और दे रखा है, हम आपको बताते हैं कंपनीज एक्ट में क्या दे रखा है। ये मैटर कहां चला गया? एनसीएलटी में चला गया। ये मैटर कहां चला गया? एनसीएलटी में। एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां चली गई? अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी बोलता कि एनसीएलटी मेरी बात सुनो, तुम एक तरीके से ये बोलना चाह रहे हो कि इंडियन एलएलपी और इंडियन कंपनी, क्या इंडियन एलएलपी और इंडियन कंपनी का मर्जर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम कह रहे 230 232 में तो बात लिखी नहीं, पर तुम बात पूरी नहीं कह रहे। इनका मर्जर हो सकता है। क्या करो? एलएलपी को क्या करो? गेट रजिस्टर्ड, एलएलपी गेट रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर सेक्शन 366 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, देन सीक मर्जर। क्या करो? एलएलपी को एज पर 366 एज पर सेक्शन 366 ऑफ कंपनीज एक्ट रजिस्टर करा लो एज अ कंपनी और उसके बाद मर्जर कर लो। प्रोसीजर तो है। एनसीएलटी कहता वाई शुड अ एलएलपी टेक लॉन्गर रूट। भाई ये लॉन्ग रूट हो गया ना। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा एलएलपी को कंपनी में, उसके बाद आप मर्जर कराओगे। आप सीधा सेक्शन 230 232 में करा लो, एनसीएलटी अप्रूवल दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एनसीएलटी किस बेसिस पे बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कैसस ओमिसस लगा रहा है एनसीएलटी, उस बेसिस पे बोल रहा है कि व्हाई शुड यू शुड टेक अ लॉन्गर रूट। एनसीएलटी बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैसस ओमिसस किस केस में लगता है, पहले ये तो देख लो। इसकी एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव कुमार। सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ कैसस ओमिसस कैन नॉट बी अप्लाइड, प्रिंसिपल ऑफ कैसस ओमिसस कैन नॉट बी अप्लाइड except in case of clear necessity।
इन केस ऑफ क्लियर नेसेसिटी। दूसरा, एंड व्हेन रीजन फॉर इट is found in four corners of statute या law itself। अगर लॉ में आपके पास कोई भी, अगर आपके पास लॉ में कोई भी तरीका नहीं बचता, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओमिसस, कैसस ओमिसस। उस केस में क्या लगता है, प्रिंसिपल ऑफ कैसस ओमिसस। आप किसी भी केस में उठा के कैसस ओमिसस नहीं लगा सकते जब आपको पूरे लॉ में आपको कहीं वो तरीका मिले ही ना, और वो एज पर कॉमन लॉ ठीक हो। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगाओगे, अगर आप लॉ के इंटेंशन से जाओगे, तो वो वैसा काम होना चाहिए, पर लॉ में कहीं नहीं लिखा, उसको करने का कोई तरीका नहीं है। उस केस में क्या लगता है, प्रिंसिपल ऑफ कैसस ओमिसस। नहीं तो यार हर किसी केस में ना कैसस ओमिसस लग जाएगा। बंदा जाएगा कि ये काम तो लॉ में लिखा नहीं, मेरे को ये काम कराना है, प्रिंसिपल ऑफ कैसस ओमिसस लगाओ, इट शुड बी गवर्न्ड बाय कॉमन लॉ, और इसको मेरे काम को अप्रूव करवाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी केस में कैसस ओमिसस लग जाएगा। इस केस में कैसस ओमिसस नहीं लगेगा, क्योंकि लॉ खुद कह रहा है, लॉ ने खुद सोच समझ के सेक्शन 366 बनाया। एलएलपी को क्या करा लो, रजिस्टर करा लो एज अ कंपनी, और उसके बाद क्या कर लो, मर्जर कर लो। ये जब कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो कंपनी और कंपनी का क्या कर लो, मर्जर कर लो। उसने कहा, लॉ मेकर क्या कहता है कि यार ये जो लॉ बनते हैं ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से बनते हैं। हमने फॉरेन एलएलपी को क्यों अलाउड किया है, हमने फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट डाला है, बॉडी कॉर्पोरेट का इंक्लूड किया है। अब बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी भी आता है। तो लॉ मेकर ने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हम जब भी फॉरेन कंपनी की बात आएगी तो हमें लॉ क्या बनाना पड़ेगा, एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब फॉरेन के लॉज में क्या लिखा है, इतनी सारी कंट्रीज हैं, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकता है। एक स्कोप को वाइड करने के लिए, स्कोप को क्या करने के लिए, वाइड करने के लिए हमने क्या किया है, सेक्शन 234 में ऐसा लिखा है। So it means that it does not apply to Indian LLP. Indian LLP, there is a separate procedure for Indian LLP and there is a separate procedure as per international standards for foreign LLP या foreign company. हम लॉ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाते हैं और हमें फॉरेन कंपनीज को थोड़ा अलग ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज देर आर डिफरेंट लॉज, डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। So we have to go as per the international standards. तो ये सेक्शन 234 as per international standards बना है। सेक्शन 230, 235 आपके मर्जर अमलगमेशन की बात करता है। if a LLP wants to merge in Indian company, if an Indian LLP wants to merge in Indian LLP, then it has to get registered itself as a company under section 366 of Companies Act 2013. It is quite clear that we have a procedure for this kind of merger. It is not that we don't have a procedure for this kind of merger. So you cannot apply principle of casus omissus in this case. NCLT ने क्या बोला कि principle of casus omissus यहां नहीं लग सकता। दूसरी बार NCLT ने बोली अगर आपको ऐसा मर्जर करना है, पहले सेक्शन 366 में चले जाओ, कंपनी एज अ कंपनी रजिस्टर करा लो LLP को, और फिर अपना मर्जर करते रहो, देन सीक मर्जर। तो एनसीएलटी ने क्या बोला कि एनसीएलटी का ये जो सैंक्शन है ये गलत है, और जो आरडी की कंटेंशन है, एमसीए की कंटेंशन है, वो ठीक है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक एनसीएलटी मुंबई ने ऐसा केस कंपनीज एक्ट 1956 में, कंपनीज एक्ट 1956 में एक ऐसा केस आया था, सेक्शन 394 डील करता था उस टाइम। तो मैंने अभी आपको सेक्शन 394 के बारे में बताया कि ट्रांसफरर कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ट्रांसफरर कंपनी में क्या आता है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो ऐसा केस क्या था कि इंडियन एलएलपी और इंडियन कंपनी का मर्जर इसने अप्रूव कर दिया था, क्योंकि उस टाइम लॉ थोड़ा अलग था। उस टाइम लॉ की जो लिटरल इंटरप्रिटेशन थी वो थोड़ी अलग थी, कंपनीज एक्ट में चेंज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एनसीएलटी अहमदाबाद में एक केस आया, एनसीएलटी अहमदाबाद में एक केस आया, पार्टनरशिप फर्म
और कंपनी को मर्ज कराने का एनसीएलटी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एनसीएलटी रिजेक्टेड, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कोई बॉडी कॉर्पोरेट तो है नहीं, तो एनसीएलटी ने क्या कर दिया, तो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन का केस है। अब क्या है, ये केस था एक जिसमें 1956 का, जिसमें अप्रूव हो गया। देखो, और एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, दैट डिफरेंट एनसीएलटीज हैव डिफरेंट ओपिनियंस। डिफरेंट एनसीएलटीज हैव डिफरेंट ओपिनियंस। एनसीएलटी दिल्ली कुछ कह सकता है, एनसीएलटी मुंबई कुछ कह सकता है, चेन्नई कुछ और कह सकता है। बट नाउ इफ एनसीएलटी हैज पास्ड द ऑर्डर, एनसीएलटी हैज पास्ड द ऑर्डर दैट merger of Indian LLP and Indian company is not allowed, so no NCLT can give the order that कि ये LLPs का, LLP और कंपनी का मर्जर कर दो। अब स्टैंडर्डाइज हो गया है कि इंडियन LLP और इंडियन कंपनी का मर्जर नहीं हो सकता, करना है तो एज पर सेक्शन 366 आप उस रूट से आओ, थोड़े लंबे रूट से आओ। इस केस के बारे में ना मार्केट में भी थोड़े अलग पर्सपेक्टिव है। प्रैक्टिसिंग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आप हो कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जो भी मर्जर कराने आएगा आपके पास आएगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन आप बनाओगे, अप्रूवल्स आप लोगे, सब कुछ आपका काम है, अच्छी खासी फीस भी मिल जाती है, अच्छी खासी इसकी प्रोफेशनल फीस भी मिल जाती है। इस केस में कई प्रोफेशनल कहते हैं, देखो अब पहले हम क्या करते थे, सिर्फ 230-32 की फीस लेते थे, भाई 230-32 में करा दिया मर्जर, उसकी फीस लेंगे। अब हम सेक्शन 366 इसको एज अ कंपनी रजिस्टर करने की भी फीस लेंगे। अब हमारी फीस बढ़ेगी, काम भी बढ़ गया और फीस भी बढ़ेगी। पर कुछ प्रोफेशनल्स कहते हैं कि हमारी फीस नहीं बढ़ी, क्योंकि जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है मुझे मर्जर कराना है। अब आपको लंबा रूट लेना है, छोटा रूट लेना, वो आप देखो, हमारी सिरदर्दी नहीं है, हम आपको फीस ज्यादा नहीं देंगे, हम आपको 2 काम की फीस नहीं देंगे, एक ही काम की फीस मिलेगी। कुछ प्रोफेशनल्स का कहना है कि ये ठीक है, कुछ प्रोफेशनल्स का कहना है कि बात तो एक ही है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है, तो इसको अलाउ कर देना चाहिए था, इस मर्जर को, एनसीएलटी को अलाउ कर देना चाहिए था। ऐसा कोई प्रोविजन बनाना चाहिए था कि इंडियन कंपनी और इंडियन एलएलपी का मर्जर हो पाए। इस बारे में मार्केट में 2 व्यूज हैं, तो आपको क्या ठीक लगता है आप देखो, आपका डिसीजन है। एनसीएलटी का तो यही डिसीजन है कि ये मर्जर अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट केस आता है हमारा केस नंबर 23, जी वासुदेवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मद्रास हाई कोर्ट। ये केस रिलेटेड है सेक्शन 164, सेक्शन 167 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपको ये केस पढ़ने के लिए, ये केस समझने के लिए, इस केस में हुआ क्या, सेक्शन 164 पता होना चाहिए, सेक्शन 167 पता होना चाहिए। ये केस में क्या कहता है, ये जो पेटिशनर है क्या बोलता है कि सेक्शन 167(1)(a) क्या है, वायलेटिव है आर्टिकल 14 जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एक्सेट्रा। आपको ये केस समझने के लिए पहले तो फैक्ट्स पता होने चाहिए कि इस केस में हुआ क्या। इस केस के फैक्ट्स है वो देखते हैं। सबसे पहले आप समझो कि सेक्शन 164 क्या है। सेक्शन 164 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की। ये सेक्शन आपने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा होगा, प्रोफेशनल में भी पढ़ा होगा, ये सेक्शन आपको पता होगा क्या है। सेक्शन 167 बात करता है वैकेशन की, वैकेशन फ्रॉम ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। अब ये पूरे सेक्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है इस केस में, ये सेक्शंस आपने पढ़े हुए हैं। इस केस में जो पॉइंट्स टच हो रहे हैं हम सिर्फ वो पॉइंट्स लेंगे। सेक्शन 164 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के। सेक्शन 164 के 3 सबसेक्शंस हैं, सेक्शन 164(1), सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, सेक्शन 164 सबसेक्शन 3। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 ये कहता है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है, सेक्शन 164 सबसेक्शन ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू पर्सनल रीजंस, ड्यू टू पर्सनल रीजंस, डायरेक्टर के कुछ पर्सनल रीजंस हैं उनकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है।
सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑन पार्ट ऑफ कंपनी। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता किसी कंपनी में और उसी कंपनी में रीअपॉइंट भी नहीं हो सकता। दैट डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है कि डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता और रीअपॉइंट नहीं हो सकता। पर्सनल रीजन में क्या आ जाता है? वो क्या हो गया? अनसाउंड माइंड हो गया, मतलब पागल हो गया। दूसरा वो क्या है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, पैसे नहीं है उसके पास देने के लिए, तो ऐसे बंदे को डायरेक्टर क्यों बनाए? कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इंक्लूडिंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, जिसमें इसको इम्प्रिजनमेंट एटलीस्ट 6 मंथ्स की मिलेगी। तो ये सब बात करता है सेक्शन 164 सबसेक्शन 1। मोटा मोटा समझो कि सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 ड्यू टू पर्सनल रीजन, डायरेक्टर के पर्सनल रीजंस की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसका मतलब डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड, मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, और रीअपॉइंटेड इन द सेम कंपनी, जिस कंपनी में अपॉइंट है उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकती वो कंपनी। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 बात करता है नॉन कंप्लायंस ऑन पार्ट ऑफ कंपनी। इसमें क्या है कि कंपनी हैज फेल्ड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के लिए इन्होंने क्या नहीं करी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी। ऐसी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई। या फिर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने फेल टू रीपे डिपॉजिट्स या इनका इंटरेस्ट नहीं दिया। फेल टू रीपे डिपॉजिट्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन। या फिर फेल टू रिडीम डिवेंचर्स या इनका इंटरेस्ट नहीं दिया। या फेल टू पे डिक्लेयर्ड डिविडेंड। देखो डिविडेंड पे करना क्या होता है? ऑप्शनल होता है, पर एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसे पे करना पड़ता है, वो हो जाता है मैंडेटरी। कंपनी ने क्या किया? फेलियर टू पे डिक्लेयर डिविडेंड किया। ये क्या है? नॉन कंप्लायंस ऑन पार्ट ऑफ कंपनी। ये सब लिखा हुआ सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में। हमें पूरा इन डिटेल में सेक्शन नहीं पढ़ना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? ड्यू टू पर्सनल रीजंस। यहाँ पे क्या है? ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑन पार्ट ऑफ कंपनी। सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 कुछ नहीं कहता प्राइवेट कंपनी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस बता सकती है, बस यही बोलता है। सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 बोल के चुप हो जाता है। अब सेक्शन 167 क्या बोलता है? सेक्शन 167 सबसेक्शन 1A क्या बोलता है, ये देखते हैं। सेक्शन 167 सबसेक्शन 1A, सारी दिक्कत, सारी लड़ाई इस पे ही है। ये क्या बोलता है कि डायरेक्टर को वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। द डायरेक्टर, यू हैव टू वेकेट फ्रॉम ऑफिस ऑफ डायरेक्टर if director is disqualified, या director incurs any disqualification अंडर सेक्शन 164। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? अगर आप सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में क्या हो, डिस्क्वालीफाई हो, तो आपको वेकेट करना पड़ेगा। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में क्या हो? अगर आप सेक्शन 164 1 में डिस्क्वालीफाई हो, वेकेट करना पड़ेगा। सेक्शन 164 2 में क्या हो? डिस्क्वालीफाई हो, वेकेट करना पड़ेगा। सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 अभी के लिए प्रिज्यूम करते हैं हमारी कंपनी में कोई एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो बेसिकली बात इन 2 पॉइंट्स पे आती है। पर्सनल रीजंस की वजह से अगर आप डिस्क्वालीफाई हो, वेकेट करो। कंपनी के नॉन कंप्लायंस की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो, तो सारी कंपनीज में जिन जिन कंपनीज में आप जिन कंपनी में आप डायरेक्टर हो, उन सारी कंपनीज में वेकेट करो। ये क्या लिखा है? सेक्शन 167 में लिखा है। इस सेक्शन 167 सबसेक्शन 1A में एक दिक्कत है कि अगर सेक्शन
कि अगर आप बात करो सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 की, कि डायरेक्टर हो गया डिस्क्वालिफाइड क्योंकि वो अनसाउंड माइंड, मान लो पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो जिन जिन कंपनीज में वो डायरेक्टर है, कंपनी 1, कंपनी 2 और कंपनी 3, इनमें से क्या कर दो, वेकेट करवा दो। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? इसको यहां से भी वेकेट करा दो, यहां से भी वेकेट करा दो, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। पर दिक्कत कहां आती है इस सेक्शन में? एक दिक्कत क्या थी सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में दिक्कत थी। जिस कंपनी ने क्या किया, नॉन कंप्लायंस किया, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, बैलेंस शीट फाइल नहीं की 3 साल तक, तो उस कंपनी के क्या है, सारे डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड। भाई सारे डायरेक्टर डिस्क्वालिफाई हो गए। इसका मतलब इन सबको वेकेट करना पड़ेगा। डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, 3 डायरेक्टर हैं, तीनों को मान लो 3 डायरेक्टर हैं तो तीनों को वेकेट करना पड़ेगा। इसमें दिक्कत क्या है कि इन तीनों को वेकेट करना पड़ेगा। अब अगर ये कंपनी चलेगी कैसे, डायरेक्टर ही चलाएगा, और डायरेक्टर को, न्यू डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, तो उनपे भी तो डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन कंपनी की है। क्या लिखा है, अगर सेक्शन 164 में कंपनी ने नॉन कंप्लायंस, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया, तो उस कंपनी में डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। तो जैसे ही नए डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट करेगी, तो वो डायरेक्टर क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई, एंड ऑटोमेटिकली उनको वेकेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक वेकेशन का केस आ जाएगा। दिक्कत ये आई कि इस कंपनी में कोई डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। भाई दिक्कत क्या आई कि इस कंपनी में डायरेक्टर कोई हो ही नहीं सकता। ये बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, दिक्कत समझ आई। अब देखो, इस दिक्कत को खत्म करने के लिए एक अमेंडमेंट आई, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट आई, वो डिस्कस करते हैं। क्या है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017? ये अमेंडमेंट क्या हुई, विद इफेक्ट फ्रॉम 7 मई 2018 से एप्लीकेबल हुई। अमेंडमेंट ने क्या किया, एक प्रोविजो इंसर्ट किया, प्रोविजो टू सेक्शन 167(1)(a). इस प्रोविजो में क्या लिखा, एक एक्सेप्शन डाल दी। एक्सेप्शन क्या डाल दी, इस प्रोवाइजो में क्या लिखा गया, इस प्रोवाइजो में एक एक्सेप्शन इंसर्ट करी गई, क्या कि प्रोवाइडेड दैट का मतलब यहां पे एक एक्सेप्शन क्रिएट होगी जनरल रूल की। सेक्शन 167(1)(a) के प्रोवाइजो ऐड हुआ। सेक्शन 167(1)(a) में क्या हुआ, एक प्रोवाइजो ऐड हुआ, प्रोवाइडेड दैट वेयर ही incurs disqualification under section 164 subsection 2, the office of director shall become vacant in all companies except defaulting companies। तो सारा जो लड़ाई है वो इसी पे है। पिटिशनर कह रहा है कि जो प्रोवाइजो है ये गलत है। ये क्या है, वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 1G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये प्रोवाइजो कहता क्या है, प्रोवाइजो कहता है कि वो जो डायरेक्टर है जो सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालीफाई हुआ है, उसको वो क्या कर देगा, वेकेंट कर देगा ऑफिस उन सभी कंपनीज में से एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनीज में। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3 हमने बात की थी। मान लो ये कंपनी 1 में है डायरेक्टर, कंपनी 1 और कंपनी 2 में डायरेक्टर है, कंपनी 3 में डायरेक्टर है, कंपनी 4, 5, 6 इसमें डायरेक्टर है। तो ये बोला गया कि इन सारी कंपनीज में से इनका ऑफिस वेकेंट करा दो, और इस कंपनी में, जिस कंपनी ने उन्होंने डिफॉल्ट किया है, सिर्फ उन्हीं कंपनीज में डायरेक्टर रहेगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये डिफॉल्टिंग कंपनी में डायरेक्टर नहीं होगा तो डिफॉल्टिंग कंपनी में कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो ही नहीं पाएगा। गलती थी लॉ में मिस्टेक थी, वो क्या की, ये मिस्टेक करेक्ट की गई, रेक्टिफाई की गई कि डिफॉल्टिंग कंपनी में अगर डिफॉल्टिंग कंपनी डिस्क्वालीफाई है सेक्शन 164(2) की वजह से डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑन पार्ट ऑफ कंपनी, तो डिफॉल्टिंग कंपनी में कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता ना यार। जैसे ही कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा, वेन एवर अ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन अ डिफॉल्टिंग कंपनी विच हैज मेड डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, देन हिज ऑफिस शैल बिकम ऑटोमेटिकली वेकेंट। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए प्रोवाइजर डाला गया, ये अमेंडमेंट डाली गई। ऑप्शन 1 क्या था, उन्होंने बोला कि सेक्शन 167(1)(a) को क्या करो, आप लिख दो दैट इट शुड अप्लाई ओनली ऑन सेक्शन 164(1) एंड नॉट ऑन सेक्शन 164(2). आप लॉ को ऐसे चेंज कर दो कि ये जो सेक्शन 167(1) है ये सिर्फ अप्लाई करेगा सेक्शन 164(1) जो कि बताता है पर्सनल रीजंस की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हुए हो, और लिख दो आप सेक्शन 164(2) पे ये अप्लाई ही नहीं होगी। एक ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन क्या था, सेकंड ऑप्शन था कि ये अप्लाई होगी टू बोथ सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 एंड 2। ये होगी क्या, अप्लाई होगी टू बोथ, बट वेकेट करा दो ऑफिस, वेकेट होगा ऑफिस ओनली फ्रॉम अदर कंपनीज, और जो कि डिफॉल्टिंग कंपनी है इसमें ऑफिस वेकेट नहीं होगा। तो एक कंपनी लॉ कमिटी रिपोर्ट ने 2 ऑप्शन दिए थे कि इस मिस्टेक को आप, 2 ऑप्शन है, आप इनको 2 तरीके से ठीक कर सकते हो। तो ये हमारा इंप्लीमेंट कौन सा हुआ, ऑप्शन 2 वाज इंप्लीमेंटेड। ऑप्शन 2 को क्या किया, इंप्लीमेंट किया गया। ये बात आपके मॉड्यूल में नहीं होगी, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये टोटली रिसर्च बेस्ड रिसर्च है, तो ये आप नोट कर सकते हो। तो सजेशंस थी। इसमें जो अब आपको पूरा केस समझ आ गया है, तो इसमें पेटिशनर ने बोला क्या हाई कोर्ट को, पेटिशनर ने बोला कि दैट सेक्शन 164(1)(a) जो आपने प्रोविजो इंसर्ट किया है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वायलेटिव ऑफ क्या है, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसने बोला कि देखो आपने ये अमेंडमेंट तो डाल दी पर इसका कोई रैशनल नहीं बताया, इसका कोई रीजन नहीं बताया, दैट यू हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी रैशनल फॉर दिस, एंड ड्यू टू दिस देयर हैज बीन अनइक्वल ट्रीटमेंट, unequal treatment of directors who are directors in multiple companies। अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है डायरेक्टर के साथ, अनइक्वल ट्रीटमेंट टू दोज डायरेक्टर्स हु होल्ड पोजीशन, टू दोज डायरेक्टर्स हु होल्ड पोजीशन, unequal treatment to those directors who hold position in multiple companies। यहाँ पे क्या हो रहा है, unequal treatment हो रहा है, this is violative of article 14 and article 19(1)(g। उसने बोला ये गलत कर रहे हो आप, आपने जो प्रोविजर डाला है गलत है, आपने कोई रैशनल नहीं बताया और इसकी वजह से unequal treatment हो रहा है। ये बोला कि unequal treatment कैसे हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, डिफॉल्टिंग कंपनी से, ये वो क्या बोलता है, डिफॉल्टिंग कंपनी से जहां से उनको वैकेट करवाना चाहिए
वहां से तो आप उनको वैकेट करवा नहीं रहे, बल्कि अदर कंपनीज में जिनमें वो डायरेक्टर्स हैं, जिनमें वो अपना काम इन गुड फेथ कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने रोल्स, वो अपने गोल्स पूरे कर रहे हैं, वो एज पर अपने रोल्स काम कर रहे हैं, अपने गोल्स पूरे कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इन कंपनीज के लिए वो डायरेक्टर एसेट हो सकते हैं। भाई इन कंपनीज में वो डायरेक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा हो सकता है इस कंपनी में हो सकता है उस डायरेक्टर की कोई गलती ही ना हो। उस डायरेक्टर की गलती के बिना आप क्या कर रहे हो, इस अदर कंपनी में, देखो ये अदर कंपनी में भी तो वो डायरेक्टर है, ये अदर कंपनी भी तो फाइलिंग कर रही है, हो सकता है ड्यू टू अदर डायरेक्टर एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल हो रही, नहीं बन पा रही। अदर डायरेक्टर्स की वजह से एक डायरेक्टर के ऊपर क्या हो रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। ये डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी है, दूसरी कंपनी में अच्छे से काम कर रहा है, हो सकता है इस दूसरे डायरेक्टर्स में खोट हो और उसकी वजह से इस डायरेक्टर को पे करना पड़ रहा है। दिस डायरेक्टर इज सफरिंग ड्यू टू योर प्रोविजो, आपके प्रोविजो की वजह से डायरेक्टर सफर कर रहा है, जबकि ये डायरेक्टर अपनी सारी ड्यूटी परफॉर्म भी कर रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ही इज परफॉर्मिंग ऑल हिज ड्यूटीज इन अदर कंपनीज एंड यू आर वेकेटिंग हिज ऑफिस फ्रॉम अदर कंपनीज एंड नॉट फ्रॉम डिफॉल्टिंग कंपनीज। ये कैसा लॉ बना दिया, हमें समझ नहीं आ रहा। हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने बोला लॉ जो बना है बिल्कुल सही है, आर्टिकल का कोई वायलेशन नहीं हो रहा, ना आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा और ना आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन हो रहा। लॉ मेकर ने एक मिस्टेक कर दी थी लॉ बनाने में। मिस्टेक क्या थी, अगर डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्टिंग कंपनी में कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट हो ही नहीं सकता, ऑटोमेटिक क्या थी, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन, ऑटोमेटिक वेकेशन। कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होता वो भी डिस्क्वालिफाइड होता, उसको वेकेट करना पड़ता ऑफिस। इसका मतलब इस कंपनी में कोई डायरेक्टर बन ही नहीं सकता था। तो ये मिस्टेक क्या कर दी, रेक्टिफाई कर दी अमेंडमेंट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने। दूसरा, आप ये बोल रहे हो कि ये डायरेक्टर जो है इसकी कोई गलती नहीं है, यही बोल रहे हो ना। वो बोला, कोर्ट बोलता कैसे बोल सकते हो कि आप इसकी गलती नहीं है। भाई अगर इसको पता है कि ये कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, कंपनी का डायरेक्टरशिप छोड़ दे, कंपनी की डायरेक्टरशिप इसने हेल्ड क्यों कर रखी है, रिजाइन कर दे। अगर इफ ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ देन ही शुड रिजाइन फ्रॉम सच डिफॉल्टिंग कंपनी, बात खत्म हो जाएगी। ना वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी उस पर, ना इस पे कुछ दूसरा एक्शन होगा। बेटर है ना, छोड़ दे। तो कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडमेंट आई है बिल्कुल एज पर लॉ है। ये जो आप अपनी कहानी लेके आए हो कि दूसरी कंपनी की वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे रेस्ट ऑफ द कंपनी से वेकेट करना पड़ेगा, डिफॉल्टिंग कंपनी से वेकेट नहीं करना पड़ेगा। तो कौन कह रहा है आप उस कंपनी में अपॉइंट रहो, अपॉइंटमेंट छोड़ दो। आपको लग रहा है कि आप एक साल टाइम कितना दे रखा है, 3 फाइनेंशियल ईयर का टाइम दे रखा है ना, आप फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद ही छोड़ दो। अगर कंपनी नहीं फाइल कर रही एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो क्यों, छोड़ दो उस कंपनी की डायरेक्टरशिप। सिंपल है। तो आप हमारे लॉ को क्या कर सकते हो, हमारे लॉ को वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं कह सकते। लॉ बिल्कुल एज पर फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे कोई वायलेट नहीं हो रहे। ये जो सेक्शन है बिल्कुल सही है, अमेंडमेंट बिल्कुल सही है, और आपकी क्या हो रही है, आपकी कंटेंशन गलत है।